हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को समाकलन के बारे में बताया। समाकलन के इंट्रोडक्शन को हम लोगों ने समझा कि क्यों हम लोग समाकलन करते हैं और समाकलन एक्चुअल में होता क्या है। तो मैंने आपको समझाया था कि समाकलन का प्रयोग हम अनियमित आकृति के क्षेत्रफल को निकालने के लिए करते हैं। और समाकलन जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि समाकलन अवकलन का प्रतिलोम होता है, अर्थात अवकलन का जब उल्टा प्रोसेस करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, तो वो आपको क्या मिलता है? समाकलन मिलता है। जिस फलन का अवकलन करते हैं, अवकलन करने के बाद जैसे यहाँ पे मैंने साइन एक्स का अवकलन किया तो क्या मिल रहा है? कॉस एक्स। तो अवकलन करने के बाद जो फलन आता है उसका समाकलन जिसका अवकलन किया जाता है वो होता है। तो साइन एक्स का अवकलन अगर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? साइन एक्स। इसके आधार पर अवकलन का जो प्रतिलोम है, इसके आधार पर हम कई सारे सूत्र भी बना सकते हैं। तो समाकलन के सूत्र को पढ़ने से पहले एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारा समाकलन होता है वो दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला आपको मिलता है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में क्या होता है कि जो भी आपके क्षेत्रफल होते हैं वो फिक्स होते हैं, जो भी समाकलन का मान रहेगा वो फिक्स रहेगा। निश्चित समाकलन को हम इस तरीके से सिंबॉलिक रूप में लिखते हैं, प्रतीकात्मक रूप में, कि स्मॉल ए यहाँ पे रहेगा, स्मॉल बी यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे लिखा जाएगा एफ एक्स और इनटू लिखा जाएगा डी एक्स। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। जो ए लिखा है और बी लिखा है, इसमें ए को नाम दिया जाता है निम्न सीमा, ए का नाम होता है निम्न सीमा, और ये जो बी आपको नज़र आ रहा है, इस बी को बोला जाता है उच्च सीमा, या अपर लिमिट लोअर लिमिट कहा जाता है, या उच्च सीमा और निम्न सीमा कहा जाता है। इस समाकलन को हम नाम देते हैं निश्चित समाकलन। लेकिन ये जो निश्चित समाकलन है, ये चीज़ हम लोगों को सबसे पहले नहीं पढ़ना है, हम लोगों को सबसे पहले अनिश्चित समाकलन पढ़ना है। अनिश्चित समाकलन में आपको लिमिट नहीं दिया रहेगा। अनिश्चित समाकलन में जैसे इस तरीके से दिया रहे, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में क्या दिया रहेगा? जो भी आपको इंटीग्रेशन दिया रहेगा उसमें लिमिट नहीं दिया रहेगा, इसमें डायरेक्ट लिखा जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स। इस डी एक्स का मतलब होता है कि आप एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, इसमें लिमिट नहीं लगा रहेगा। लिमिट नहीं लगा रहेगा इसका मतलब है कि जो इस समाकलन का मान है वो निश्चित नहीं है। समाकलन का मान कुछ न कुछ बढ़ेगा या तो घटेगा। जब बदलेगा तो उस स्थिति में वो क्या कहलाएगा? अनिश्चित कहलाएगा। इसलिए हम कहेंगे अनिश्चित समाकलन में लिमिट नहीं लगाना है, निश्चित समाकलन में लिमिट लगाना है। तो मैं आपको सिखाता हूँ अनिश्चित समाकलन के क्या क्या सूत्र हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अनिश्चित समाकलन, जिसमें आपका देखिए परिभाषा से हम प्रारंभ करेंगे, सूत्र से हम लोग प्रारंभ करेंगे। परिभाषा हमारा ये है कि अवकलन का प्रतिलोम आपका समाकलन कहलाता है। जब अवकलन का प्रतिलोम समाकलन है तो हम अगर अवकलन के सूत्र को याद रखें तो आसानी से हम समाकलन के सूत्र को बना सकते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करें कि कैसे हम लोग अवकलन के सूत्र को बनाएंगे और समाकलन के सूत्र को कैसे बनाएंगे। ये बस आपको अवकलन का अगर सूत्र याद रहेगा, समाकलन के सूत्र को बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है। जैसे ध्यान से समझे, सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई फलन है जिसका अवकलन मालूम है। जैसे मैंने बोला कि डी डी एक्स ऑफ, सपोज कर लिया मैंने लॉग एक्स, बेस ई है, इसका मुझे अवकलन मालूम है 1/x होता है। तो 1/x किसका अवकलन होता है? लॉग एक्स का। तो हम कहेंगे कि लॉग एक्स का अवकलन 1/x है, तो उल्टा प्रोसेस करते हैं, रिवर्स प्रोसेस करते हैं, तो उसे बोला जाएगा प्रति अवकलन या समाकलन। रिवर्स प्रोसेस कैसे करेंगे? तो जो हमारा आंसर आया हुआ है इसका प्रति अवकलन निकालेंगे तो बोला जाएगा लॉग एक्स। लॉग एक्स का अवकलन 1/x, तो 1/x का प्रति अवकलन या प्रति अवकलज कितना हो जाएगा? लॉग एक्स। अर्थात
1/x का समाकलन कितना होगा log x। तो जो हम लोग लिखेंगे सूत्र में तो इस तरीके से लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। 1/x का मतलब 1/x का समाकलन किया जा रहा है, dx का अर्थ ये है 1/x का समाकलन x के सापेक्ष किया जा रहा है। तो 1/x का समाकलन जब x के सापेक्ष करेंगे तो हमें मिलेगा log x। मतलब कुछ ज़्यादा नहीं करना है, हमें बस इतना याद होना चाहिए कि अवकलन का सूत्र क्या है। अगर अवकलन का सूत्र याद है तो अवकलन का सूत्र निकालते समय जो भी आपको मान आएगा वही उसका समाकलन कहलाएगा। 1/x का समाकलन log x। वैसे ही जितने भी सूत्र हम लोग अवकलन में पढ़े हैं उन सभी का उल्टा करते जाएंगे, समाकलन का सूत्र मिलता जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ सूत्र लिखा है, ध्यान से देखेंगे। जैसे ध्यान दें अगर, तो मैंने एक टेबल बनाया है, इस टेबल में मैंने इधर लिख दिया है कि ये सभी अवकलन है और ये आपका प्रति अवकलज या इसको समाकलन कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन कहते हैं। अब डेरिवेटिव ये है, एंटी डेरिवेटिव ये है। अब ध्यान से देखिए मैं यहाँ पे किसका अवकलन कर रहा हूँ। पहला मैंने एक सूत्र लिखा है, x के घाते n+1 का अवकलन मैंने किया है। तो x घाते n+1 का जो हम लोग अवकलन करते हैं, इसमें ध्यान से देखें घातांक आगे आता है, n+1 आगे आता है और n+1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा n। तो इसका अवकलन ये है, इसका अर्थ ये है कि इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा। लेकिन समाकलन करते समय ये ध्यान में रखेंगे हम लोग, जो अचर पद रहेगा उसको बाएं पक्ष में भेज देंगे। तो चर पद यहाँ पे केवल यस के घाते n है, इसलिए अगर यस घाते n का समाकलन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, यस घाते n+1 तो लिखा जाएगा, भाग किसका दिया जाएगा, n+1 का। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, यस घाते n का x के सापेक्ष समाकलन जो आएगा वो आएगा यस घाते n+1 बटा में n+1। यहाँ पे c ऐड किया गया है। c क्यों ऐड किया गया है, क्योंकि ये जो हम लोगों ने सूत्र लिखा है ये आपका अनिश्चित समाकलन के लिए लिया गया है। अनिश्चित समाकलन मैंने आपको बताया है कि अनिश्चित समाकलन आपका फिक्स नहीं होता है, ये बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, और जब परिवर्तित होता रहेगा इसलिए उसको अनिश्चित कहा जाएगा। तो ये जो उतने भी सूत्र लिखे गए हैं सभी अनिश्चित के लिए लिखे गए हैं, इसलिए यहाँ पे c को जोड़ दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने लिखा है n नॉट इक्वल टू -1, मतलब n का मान -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे -1 लेंगे तो -1 + 1 कट के कितना आ जाएगा, 0। इसलिए याद रखेंगे हम कि जब भी ये सूत्र अप्लाई करें यस घाते n का, कभी भी वहाँ पे हम सूत्र ये अप्लाई नहीं करेंगे जहाँ पे n का मान -1 रहेगा। अर्थात जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, ऐसे आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 dx। तो जब हम लोग इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन का सूत्र ये कहता है कि घातांक में 1 जोड़ दीजिए। समाकलन का सूत्र ये कहता है कि घातांक में 1 जोड़िए और उसी का क्या कर दीजिए, भाग। n+1 बटा में n+1 है, जितना घातांक ऊपर रहेगा वही घातांक नीचे रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो 2 है 2 में 1 जोड़ता हूँ, तो 3 बटा में कितना हो गया, 3। और लास्ट में आपको क्या जोड़ना है, c जोड़ना है। घातांक 2 था तो 2 में मैंने 1 जोड़ दिया, 3/3। अगर यही ऐसा दिया रहे, यस घाते 3 दिया रहे तो आपको क्या करना है, फिर से 1 जोड़ना है, यस घाते 4 बटा में कितना हो जाएगा, 4। मतलब जितना घातांक रहेगा उसमें 1 जोड़ते जाएंगे, आंसर मिलता जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा दे दे कि यस घाते -1 dx है तो आपसे कह रहा है इसका समाकलन बताइए, तो इसका समाकलन आप डायरेक्ट यस घाते n के सूत्र से नहीं कर सकते। ये नहीं कि यहाँ पे यस घाते n का सूत्र लगा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही कह दिया है कि इस सूत्र में n का मान -1 नहीं होना चाहिए। n का मान -1 हो जाएगा तो नीचे 0 आ जाएगा, जो कि ये संभव नहीं है, इसलिए n बराबर -1 नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग पहले सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो पहले सूत्र को याद करने का तरीका आपको याद होना चाहिए कि घातांक में 1 जोड़ना है, जितना आएगा उसका भाग देना है। फिर दूसरे सूत्र पर हम लोग आते हैं। दूसरे सूत्र में देखिए x का अवकलन हम जानते हैं कितना होता है, 1। तो उल्टा प्रोसेस जब करेंगे तो 1 का जो समाकलन होगा वो कितना आ जाएगा, x।
क्योंकि x का अवकलन 1 है। उसी तरीके से log x का अवकलन 1/x होता है, तो 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, log x। e की घातीय x का अवकलन e की घातीय x होता है, तो e की घातीय x का समाकलन भी e की घातीय x हो जाएगा। a की घातीय x का अवकलन a की घातीय x log a होता है। आप देख रहे हैं कि log a अचर पद है, तो अगर मैं इसका समाकलन करूंगा तो log a का क्या हो जाएगा, भाग, इसलिए लिखा जाएगा a की घातीय x का जो समाकलन होगा a की घातीय x बटा में log a। ठीक इसी तरीके से आपके सूत्र बनते जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि sin x का अवकलन अगर cos x है तो cos x का समाकलन क्या होगा, sin x। cos x का अवकलन आपका माइनस sin x है, तो माइनस को इधर भेज दीजिए, तो sin x का समाकलन हो जाएगा माइनस cos x। इस तरीके से हमारे सूत्र बनेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप सभी सूत्र मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी मैं इसका न्यूमेरिकल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, उसको आप नोट करके सॉल्व कर लें। जो क्वेश्चन ना आए आप लोग पूछ सकते हैं, और इसके फार्मूले को आप लिख लें। जो भी फार्मूला इसका मैंने यहाँ पे लिखा है, टोटल 15 फार्मूले मैंने नॉर्मल लिखा है। अभी आप आगे एक्सरसाइज जब करेंगे उसमें कई सारे फार्मूले आपको मिलेंगे, उसको डिराइव करना पड़ता है। ये डायरेक्ट वाले फार्मूले केवल इतने ही होते हैं, बाकी फार्मूले को हम लोग डिराइव करके तब उस फार्मूले को लिखेंगे। लेकिन हम लोग जो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस लगाएंगे वो केवल मैं आपको अभी सबसे पहले वाले फार्मूले पे क्वेश्चन भेजूंगा। पहले वाले फार्मूले पे जितने भी क्वेश्चन आपको भेजे जाएंगे वो टोटल आपको लगा लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग आएंगे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लगाना सिखाऊंगा, कैसे इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, बाकी फार्मूले से रिलेटेड, इन सभी फार्मूले से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस लगाए जाते हैं वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा। थैंक यू।